रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स यूनिट नंबर 16 न्यूक्लियर फिज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं यह है हाफ़ लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और आपको मैं अभी कह रहा हूं कि यहाँ से एक MCQ लाजमी आएगा, तो आप ये समझ लें कि एक MCQ को सॉल्व करने के लिए हमने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से समझना है ताकि वो MCQ हम हर हवाले से ठीक कर सकें। ठीक है, वो MCQ थ्योरी बेस हो सकता है, न्यूमेरिकल बेस हो सकता है, एनालिसिस बेस हो सकता है, क्रैमिंग बेस हो सकता है। लिहाजा आपने लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि आप अपना वो MCQ सेव करें। देखिए जी, सबसे पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन आपके सामने है, टाइम ड्यूरिंग इन विच हाफ ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई डिके, कि वो टाइम के जिसके अंदर आपके पास हाफ न्यूक्लियाई जो है वो डिके होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। अब ये एक आपके सामने मैंने एग्जांपल ली हुई है कि लेट ये हमारे पास एक सैंपल है। जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो देखें जी ये आधा सैंपल जो है वो डिके हो गया, आधा बच गया। जब दो हाफ लाइफ गुजरी तो आप देख सकते हैं कि ये 1/4 जो है ये आपके सामने बच गया है और जो 3/4 है आपके पास वो डिके हो गया। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि हाफ लाइफ किस तरह से जो है वो काम करती है। कि एक सैंपल है, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, हाफ उसके जो है न्यूक्लियाई डिके हो गए, हाफ बच गए। दो हाफ लाइफ गुजरी तो हाफ का हाफ जो है वो डिके हो गया और आपके पास जो है पीछे 1/4 जो है वो बच गया। ओके, तो हम ये भी कहते हैं कि आफ्टर 2 हाफ लाइफ आपके पास 25% सैंपल बच जाएगा और 75% सैंपल डिके हो जाएगा। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी जो है वो बात शुरू होती है। ठीक है, पहली बात ये है कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के। कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे ये डिपेंड करता है कि आपके पास इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स कितने अवेलेबल हैं। उसके बाद जी यहाँ से हमने मैथमेटिकल फॉर्म बना ली, डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n0। ये माइनस ये शो कर रहा है कि कमी हो रही है, n0 ओरिजिनल सैंपल है, डेल्टा एन जो है ये हमारे पास जो आपके पास डिकेइंग हैं वो आपके पास जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसके बाद हम बात करें कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम एलैप्स, कि ये टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी, कि जो नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं, यहाँ से जो है हमने इक्वेशन बना ली तो ये इक्वेशन बन गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए कि इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू डिके कम्प्लीटली। कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल कम्प्लीटली डिके नहीं होता क्योंकि हर डिके के बाद हाफ सैंपल बच जाना होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू डिके कम्प्लीटली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अब आगे आ जाएं। अब हमने क्या किया जी, अब मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी है। मैंने बहुत डिटेल में यहाँ बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, देखिए जी, पहले दोनों इक्वेशनों को मिलाएं तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करें तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट को अगर आपने डिफाइन करना है, यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, तो आप क्या डिके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ, ये देखिए ज़रा इसको पर तवज्जो फरमाएं, ये वाली जो एक्स को मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये देखें, इसको समझें कि ये क्या है, डेल्टा n/n0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, के नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। यही वजह है कि इसका जो यूनिट आ गया वो आ गया पर सेकेंड। तो यहाँ से यूनिट्स वाले टॉपिक के ऊपर चले जाएँ तो हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ से आप ये इक्वेशन भी बना सकते हैं। इक्वेशन ए ये आप देख सकते हैं कि डेल्टा n/n0 इज इक्वल टू माइनस ये डिके कांस्टेंट इंटू टी। अब इस इक्वेशन की अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास इक्वेशन भी आती है। चूँकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको इंटीग्रेशन का नहीं पता, लिहाजा सिंपल आपने इक्वेशन याद रखनी है। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से मैथमेटिकल फार्मूले लगे हैं, तो आपने सिंपल इक्वेशन ए से इक्वेशन बी का सफ़र याद रखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब यहाँ पर जो ई आ रहा है, ये ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगली इंपॉर्टेंट बात कि रेडियो एक्टिव डिके इज़ एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। और नेगेटिव साइन ये जो है नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई भी हुई है, ये आप कर्व देख सकते हैं, ये कर्व जो है ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज शो कर रही है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब आगे आ जाए।
अब हम कहते हैं जी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स ओरिजिनल का हाफ है और इसी तरह टी जो है वो हाफ टाइम है, आपके पास हाफ लाइफ है, ओके। तो अब आप इक्वेशन बी को सॉल्व कर लें। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, वंस अगेन मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाई, फार्मूले लगाए, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। ये इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 ओवर डीके कांस्टेंट। इसको याद रखना है। यहाँ पर जो हाफ लाइफ है T1/2 जो है ये आपको किसी भी यूनिट में दिया जा सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ये आपको ईयर्स में दिया जा सकता है, ये आपको आवर्स में दिया जा सकता है, ये आपको मिनट्स में दिया जा सकता है। डिके कांस्टेंट की बात करूं तो डिके कांस्टेंट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ये डिके कांस्टेंट की आपके पास इक्वेशन आ गई, हाफ लाइफ दी होगी तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी मैथमेटिकल आपके पास ऑपरेशन होगा, अगर आपने हाफ लाइफ मालूम करनी है तो ये आपके पास इक्वेशन इस्तेमाल होगी, अगर आपने डिके कांस्टेंट इस्तेमाल करना है तो ये फार्मूला आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, डिके कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह का सवाल एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल में है भी। अब ये जो डिके कांस्टेंट है ये दो तरह से हो सकता है, लार्ज भी स्मॉल भी। अगर डिके कांस्टेंट लार्ज है इसका मतलब है कि ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जो हैं वो डिके होंगे, और अगर स्मॉल है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स की वैल्यू क्या है, कम है, ओके। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं तो फिर डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी आपको आना चाहिए, और एंट्री टेस्ट की डिफरेंट बुक्स के अंदर इससे रेलेवेंट सवाल भी हैं, प्रैक्टिस। देखिए जी, मीन लाइफ को हम एवरेज लाइफ भी बोलते हैं। इसका एक और जो है डेफिनेशन ये भी है कि रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। ये बात नहीं भूलनी कि ये है रेसिप्रोकल किसका, डिके कांस्टेंट का। हमने इसको टी स्टेरिक से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपके सामने देख सकते हो, 1/, हमने कहा जी डिके कांस्टेंट। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है या सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कहते हैं जी ये रेशो होती है किसकी, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स, के तमाम एटम्स की लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, T1/2 हाफ लाइफ का इसके साथ रिलेशन ये है, ठीक है। अब अगर आपने ये मीन लाइफ निकालनी हो तो इसका फार्मूला होगा 1.44 T1/2, ओके। अब आप देख सकते हो कि जो मीन लाइफ है ये हाफ लाइफ से क्या है, ग्रेटर है। कितने टाइम्स ग्रेटर है, हमने कहा जी 1.44 टाइम्स। तो ये भी आपको MCQ आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमने सिंपल ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपकी बुक का ग्राफ है, आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे चीज़ क्या शो की गई है, चीज़ ये शो की गई है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बढ़ेंगी, आपके पास जो अनडिकेड सैंपल है उसकी वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई हाफ लाइफ नहीं है तो ओरिजिनल सैंपल N0 है, एक हाफ लाइफ गुजरी तो हमारे पास हाफ सैंपल डिके हो गया, हाफ बच गया। 2 हाफ लाइफ गुजरी तो N/4 जो है, 3 हाफ लाइफ गुजरी तो N/8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिलेशन है हाफ लाइफ का आपके पास कि किस तरह सैंपल डिके होगा, किस तरह सैंपल बच जाएगा, ओके। और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये सिलेबस में मेंशन है और इससे रेलेवेंट सवाल भी आ चुका है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ सैंपल या एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। बात एक ही है। ये कहाँ से कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट आया जी इक्वेशन ए से, ये आप देख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन ए, ये आपके सामने है, ये टी को इधर डिवाइड कर दें, उसको उधर ले जाइए N0 को, तो ये आ गया डेल्टा N/T इज इक्वल टू माइनस डिके कांस्टेंट N0। इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस। इसका यूनिट बहुत अहम है, डेल्टा N/T इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को हम बोलते हैं बैकरल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर के अगले हिस्से में मैं इस एक्टिविटी को थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, इससे रेलेवेंट आपको एक आधा क्वेश्चन भी करवाऊँगा, और फिर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी क्वेश्चन डोमेन हो सकती है यहाँ से उसको डिस्कस किया जाए और इस टॉपिक को क्लोज़ किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट हिस्से की जानिब कि जिसके अंदर मैं एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस को बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसके पॉसिबल फार्मूलाज और क्वेश्चन डोमेन। तो अब आपने मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनना है। देखें, हमने अभी पढ़ा कि एक्टिविटी क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या हम बोलते हैं सिंपल कि डिके कांस्टेंट को आप ओरिजिनल सैंपल से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर N0 लिखा हुआ है तो हम इसको N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात एक ही है, इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे फिल वक्त अब हमने कहा जी जो N है वो आपके पास ओरिजिनल सैंपल है, ठीक है, और ये आपको पता है कि ये आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स हो सकते हैं। अब हमें पता है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है फार्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स का। अब नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है,
मैस इन ग्राम इन मोलर मैस, या हम सिंपल बोलते हैं कि आप नंबर ऑफ़ एटम्स को अवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहीं से हमने फार्मूले बनाए हैं किसके, एन के। अब देखें जी, एक फार्मूला तो एन का यहाँ से बन जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और दूसरा फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को गौर से देख लो। अब हमने इन दोनों फार्मूलों को जो है इस असल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। हमने कहा जी एक्टिविटी है डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एन। अब यहाँ पे एन के पॉसिबल जो है वो फार्मूले पुट कर दो तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। गॉट द पॉइंट। अब इसके अंदर फर्दर जो है हम चेंज ला सकते हैं क्या, कि हम यहाँ पर डीके कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें। डीके कांस्टेंट की वैल्यू ये आपको पता है, अभी हमने जो है लास्ट जो है पिछले हिस्से में ये पढ़ी है। अब जब आप इसको पुट कर दोगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ से मुश्किल सवाल जो है वो किस तरह के आते हैं। मुश्किल सवालों में ये होगा कि मास इन ग्राम दिया जाएगा, मोलर मैस दिया जाएगा, अवोगाड्रो नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आपसे कहा जाएगा जी एक्टिविटी निकालनी, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर सिंपल आपको देता है जी अवोगाड्रो नंबर और आपको देता है जी वो नंबर ऑफ़ मोल्स, तो आप सिंपल एक्टिविटी डीके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो मैस इन ग्राम मोलर मैस देता है, डीके कांस्टेंट देता है, तो आपको पता है जी कि फिर हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये आपके पास पॉसिबल फार्मूलाज हैं जो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस से बन सकते हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं, ज़रा देखें, बहुत ही सिंपल और आसान एमसीक्यू हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डोमेन वो डिस्कस की है कि जहाँ से हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन देखें प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। अब हम इनको भी सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है जी हाफ लाइफ ऑफ सैंपल हुज डीके कांस्टेंट इज़ 4.3 10 की पावर 3 पर सेकेंड। अब देखें जी हाफ लाइफ निकालनी है तो सिंपल हमें पता है जी यहाँ जो चीज़ चेक हुई है वो ये है कि T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट। अब सिंपल जी डीके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये आपने सॉल्व कर लेना है। सिमिलरली अगला सवाल देखो, व्हाट विल बी द एक्टिविटी इन बैकरेल ऑफ अ सैंपल ऑफ स्ट्रोंशियम हैविंग एटम। ये उसने नंबर ऑफ एटम्स दे दिए एंड डीके कांस्टेंट। अब देखें जी बड़ा ही सिंपल और आसान सवाल है। हमें पता है जी एक्टिविटी निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एन। तो सिंपल यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा बैकरेल में। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये दिए हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। या तो वो मोलर मास दे सकता है या वो आपको जो है मास इन ग्राम, इसी तरह अवोगाड्रो नंबर, मतलब ये जितनी पॉसिबल मैंने फार्मूला डोमेन आपसे डिस्कस की है इनको वो चेंज करके आपको जो है क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन एट दी एंड फार्मूले जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं तो आपने इन्हीं को इस्तेमाल करना है। अब ये जी एक वास्ट क्वेश्चन डोमेन आ गई आपके पास हाफ लाइफ के हवाले से। देखें यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, अनडिकेड सैंपल, अनडिकेड परसेंटेज और डिकेड परसेंटेज। सिंपल जी देखें, अगर हाफ लाइफ 0 है तो अनडिकेड सैंपल, अगर बिल फर्स्ट टोटल सैंपल 1 है या मैं कहता हूँ जी n नॉट है, ठीक है, अगर ये बिल फर्स्ट n नॉट है तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, तो डिकेड सैंपल 0, डिके ही नहीं हुआ। अनडिकेड परसेंटेज 100%, डिकेड परसेंटेज 0 क्योंकि डिके ही नहीं हुआ। अगर फर्स्ट हाफ लाइफ है तो अब आपके पास जो अनडिकेड सैंपल है वो 1/2 बचेगा, डिकेड 1/2, परसेंटेज डिके 50%, अनडिकेड 50%। अब ये देखें जी ये 1/2 n नॉट भी हो सकता है। ओके, तो आपने इससे जो है परेशान नहीं होना। इस तरह ये आपके पास 1/2। ओके, अगर 2 हाफ लाइफ हो गई हैं तो अनडिकेड 1/4, डिकेड 3/4, अनडिकेड 25%, डिकेड 75%। ठीक है, 3 हाफ लाइफ हैं तो 1/8, अनडिकेड 7/8, डिकेड 12.5% जो है वो अनडिकेड परसेंटेज और डिकेड परसेंटेज 87.5। इस तरह जी करते करते ये आपके पास मैंने 6 हाफ लाइफ तक जो है मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको 10 हाफ लाइफ तक लाजमी जो है ये टेबल कंप्लीट करें। ठीक है, अपने पास बना लीजिएगा और इसको फिर क्रैम करना है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ज़रा शॉर्टकट सुन लें। अनडिकेड सैंपल जो है वो क्या होता है, n नॉट ओवर 2 की पावर n। अब जो n है ये आपके पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हैं, ये आपने याद रखना है, जबकि n नॉट ये ओरिजिनल सैंपल है। डिकेड सैंपल के लिए फार्मूला जो है वो होता है 1 - 1 ओवर 2 की पावर n। अब जो n है ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स और ये n नॉट आपके पास आ गया ओरिजिनल सैंपल। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि n जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ। अब जो मेन फार्मूला है वो ये है जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूँ। ये वो फार्मूला है जो आपको हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा आना है और यहीं से सवाल आता है। इसके अंदर जो n है ये अनडिकेड सैंपल और जो n नॉट है ये ओरिजिनल सैंपल।
और ये जो n है ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स है, और ये जो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिट गया है। अगर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो ये वो फार्मूला है कि जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये अगर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालनी हो तो ये। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे चलो प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। आप उनको अच्छी तरह से देख लें, सॉल्व कर लें, पॉसिबल डोमेन जो है वो आपके साथ डिस्कस हो जाएगी। तो अब हम बढ़ेंगे हाफ लाइफ के सैम्पल क्वेश्चंस की जानिब, कि जिसके अंदर मैंने आपको इन फार्मूला की और ये जो मैंने क्वेश्चन डोमेन डिस्कस की है इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये फिर लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा हमारा वो फिशन फ्यूजन और उसके बाद बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर एंड पार्टिकल फिजिक्स भी होगा। तो इंशाल्लाह विद इन जो है 1-2 लेक्चर हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे, और फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, और इसके बाद फिर आप जो है वो टेस्ट सेशन की जानिब बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है फिल वक्त हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो जो है सैम्पल क्वेश्चंस हैं कि हाफ लाइफ से रेलेवेंट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हमने किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं सैम्पल क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चंस आप अपने सामने देख सकते हो, मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आपने ये सारे क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इन लेक्चर्स को तवज्जो से सुन भी रहे हो या नहीं, और दूसरी बात कि आपको ये चीज़ें समझ आई भी हैं या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए भाई इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुना करो, और जो क्वेश्चन मैं देता हूँ उनको सॉल्व करके सेंड लाजमी किया करो। मुझे पता है कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लेकिन वो सेंड नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। कोशिश किया करें बेटा कि आप जो हैं जो टास्क आपको दिया जाए वो आप अच्छी तरह से परफॉर्म करें। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे ही ये लेक्चर अपलोड हो आप इसको सुनो, और कोशिश करें कि इवनिंग में आप मुझे ये तमाम सवाल जो है वो सॉल्व करके मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ओके। जो बच्चा सबसे अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह उसके लिए ख़ास दुआएं, ओके। ये ख़ास दुआएं जो हैं वो इनाम है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें जी, व्हाट % ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। अब इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा जो मैंने आपको टेबल बनवाया है। तो आपने अगर उस टेबल को क्रैम किया हुआ है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। उसके बाद आगे आ जाओ। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 30 days। द सब्सटेंस विल डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली। अब डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताएं क्या कोई रेडियो एक्टिव सैंपल कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम हाफ लाइफ पढ़ते हैं और हम हाफ लाइफ में कहते हैं कि हाफ सैंपल डिके होगा, हाफ बचेगा, इसीलिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए टू डिके कम्प्लीटली, ठीक है। इसका जवाब आ गया, और ये चीज़ मैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में एक्सप्लेन करके गया हूँ। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 6400 ईयर्स। अब गौर से देखें आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर हाफ लाइफ और गिवन टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है। उसका फार्मूला मैंने यहाँ लिखा था, याद करो, ठीक है। n इज इक्वल टू गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालोगे और आपको पता चल जाएगा अच्छा कि अब आपके पास ओरिजिनल सैंपल में से इतना जो है वो बच जाएगा और इतना डिके हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन है, और जो बच्चा इसको सॉल्व करेगा उसके लिए भी खास दुआएं। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव इज 3 hours। इन 9 hours इट्स एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ। कोशिश करें कि आप इसको यहीं पे पास करें और ख़ुद से सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है भाई कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालनी है, और फिर आपने ये देखना है कि अच्छा भी सैंपल कितना जो है वो डिके हो रहा है। तो उस हिसाब से जो आपके पास फ्रैक्शन आएगी, दर हकीकत वो फ्रैक्शन ही जो है वो हमारे पास एक्टिविटी है कि इतनी एक्टिविटी अब रिड्यूस हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। प्लूटोनियम डिकेज विद हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स। इफ इट इज स्टोर्ड फॉर 72,000 ईयर्स द फ्रैक्शन ऑफ दैट रिमेन इज। वंस अगेन भाईजान यहाँ पे गिवन टाइम दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, और फिर आपने बताना है कि अच्छा जी अब इतना सैंपल डिके हो जाएगा, इतना सैंपल बच जाएगा। आगे आ जाए। अब 400 ग्राम सैंपल हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 16 days। हाउ मच सैंपल विल डिके। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है विल डिके आफ्टर 48 days। तो आपने ये बताना है कि 48 days के बाद
कितना डिके हो जाएगा। ठीक है, गौर से देख लो, यहाँ पे डिके चाहिए, अनडिके की बात नहीं हो रही। आगे आ जाओ। 7/8 ऑफ अ सैंपल डिकेज आफ्टर 60 मिनट, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ सैंपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको भी आपने उन्हीं इक्वेशंस की मदद से, उन्हीं फार्मूलाज की मदद से आपने सॉल्व करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट पे आ जाओ। इफ़ 25 ग्राम इज लेफ्ट आफ्टर 20 डेज, अब देखें जी 25 ग्राम लेफ्ट है कितनी देर बाद, आफ्टर 20 डेज, व्हाट इज़ हाफ लाइफ। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक एक लाइन के सवाल हैं, दिखने में ये बड़े आसान लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर ट्रिक होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन की पहचान करनी है कि हाँ भी ये सवाल कहाँ से आया, इससे रिलेटेड मेरे पास कौन सा फार्मूला मेरे माइंड में सेव है, उस फार्मूले को लिखो, उसको अप्लाई करो। ठीक है, एक बात याद रखें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पता हो कि इसकी डोमेन क्या है, ये कहाँ से आया है और मैंने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है। आप अपना टाइम ज़ाया करते हो, आप पहले जो है फार्मूले लगाना शुरू कर देते हो, ऐसे ही आपको पता ही नहीं होता कि ये सवाल कहाँ से है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन की पहचान करनी है, पहचान बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन पहचानना आ गया, यकीन मानो आपने सवाल बहुत जल्दी सॉल्व कर लेना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे सैम्पल क्वेश्चन हैं, आपने इनको अच्छी तरह से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, और कोशिश करें कि आप ये जो आखिरी आर्टिकल है इसको एक दफ़ा बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ भी लें। रेडियो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड मैंने बताया कि हाफ लाइफ और उसके रिलेटेड जितने भी साइड इन्फॉर्मेशंस हैं, जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट बुक लाइंस हैं, मैंने पढ़ाते हुए एफएससी में मैंने उनको अंडरलाइन करवाया हुआ है। तो आपने उनको अंडरलाइन जो है वो किए हुए को आपने एक दफ़ा देख लेना है, पढ़ लेना है। जितनी भी बुक की लाइंस हैं उनको आपने क्रैम करना है, साइड इन्फॉर्मेशन को आपने देखना है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने फिर कहा है, क्रैमिंग बेस भी आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है। एक सवाल आना ज़रूर है, ये आप अपने माइंड में बिठा लो। ये ऐसा नहीं हो सकता कि रेडियो एक्टिविटी से रेलेवेंट सवाल ना आए, सवाल आएगा। ठीक है, इस तरह हाफ लाइफ से रेलेवेंट भी सवाल आएगा ही आएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।